वो आहट जो आहिस्ता 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 पंडित जवाहरलाल नेहरू के कमरे के भीतर प्रवेश की और फिर कमरे से नेहरू के बाथरूम के भीतर प्रवेश कर गई। एक परचून की दुकान पर काम करने वाला मामूली सा शख्स कैसे थाल में सजाकर लाए हुए प्रधानमंत्री के पद को ठुकराकर सबसे बगावत कर अपनों से भिड़कर वो इंदिरा की मोहब्बत में इंदिरा को देश का प्रधानमंत्री बनवाता है, मगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही इंदिरा कैसे रंग बदल देती हैं कि अपने इशारों पर देश का प्रधानमंत्री बदल देने वाला शख्स बस बिस्तर पर लेटे लेटे इंदिरा की मोहब्बत में तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। यह देश के सबसे ताकतवर किंग मेकर कुमारस्वामी कामराज की वो दास्तान है जो शुरू होती है बरस 1903 भारत के दक्षिणी छोर तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे विरुद्धनगर से, जहां कुमारस्वामी और अलप्पी देवी के घर जन्म होता है तीसरे बेटे कमाची का। परिवार बेहद गरीब तबके से आता था, इतना गरीब कि अपने किसी भी बेटे को स्कूल तलक भेज पाने की स्थिति में नहीं था। और बच्चों की तरह कमाची दिन भर नहीं खेलता रहता था। परिवार में आर्थिक विपन्नता थी तो बहुत कम उम्र से ही अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी गुमटी पर रोजाना काम किया करता था, जिससे चंद पैसे और आ सकें। आहिस्ता आहिस्ता बचपन गुजर गया और किशोरावस्था दहलीज पर आ पहुंची। पिता की गुमटी पर हाथ बटाने से ज्यादा पैसा चाचा अपनी परचून की दुकान पर काम करने के लिए दे रहे थे, इसीलिए अब कमाची पिता की गुमटी का साया छोड़ चाचा की परचून की दुकान पर काम करने लगा। इस दौरान कमाची का मन भी समाज के भीतर हो रही तमाम घटनाओं को जानने का किया करता था, मगर जानने का कोई साधन कमाची के पास था नहीं। बच्चों को किताबें पढ़ता देखता तो किताबों को पढ़ने का मन करता, मगर किताबें समझ आती ना, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाई कभी की ही नहीं थी कमाची ने। हाँ, मगर परचून की दुकान पर काम करते करते तराजू में सामान तोलते तोलते भी एक काम कमाची हर रोज किया करता था, हर रोज नियम से। वो था अखबार पढ़ने का। हर रोज अखबार पढ़ता था और आहिस्ता 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 अखबार पढ़ने के इसी सिलसिले ने कमाची को गोरों के जुल्मों सितम की अनेकों दास्तानें मुंह जबानी रटवा दी और गोरों के जुल्मों सितम के खिलाफ लड़ने वाले बापू के अनेक कारनामों को भी मुंह जबानी रटवा दिया। और इन दोनों के मिश्रण ने कमाची के मानस पर कुछ ऐसा असर किया कि जवानी की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते परचून की दुकान पर काम करने वाले इस लड़के के मानस में राष्ट्र धर्म की भावनाएं जागने लगी थीं, राष्ट्र निर्माण के संकल्प बनने लगे थे। और उन संकल्पों को मूर्त रूप देने के लिए परचून की दुकान पर काम करने वाला एक लड़का बड़ी उम्मीद के साथ आंखों में आंसू भरे हुए बापू से मिलने पहुंचता है। बरस था 1921। बापू मदुरई प्रवास पे आए थे। मदुरई प्रवास के दौरान परचून की दुकान पर काम करने वाला यही अदना सा मामूली सा शख्स मोहनदास करमचंद गांधी से मिलता है, तो गांधी के लाड ने मानो कमाची का दिल बदल के रख दिया था। उसी रोज कमाची के मानस ने वो संकल्प धारण किया था कि अब कमाची को अपना जीवन राष्ट्र सेवा में आहूत करने से कोई नहीं रोक सकता था, न उसके माता पिता न घर वाले, जो कमाची को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। मगर कमाची ने तय कर लिया था अब जीवन राष्ट्र के लिए है। फिर चाहे नमक सत्याग्रह हो या असहयोग आंदोलन, बापू के कदमताल से कदमताल मिलाता हुआ कमाची आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में आने लगा। इस दौरान कमाची ने 5 से 6 बरस का समय अंतराल कारागार के भीतर कष्ट भोगते हुए बिताया। और इसके बाद जब बरस 1935 के भारत अधिनियम के जरिए तमाम प्रदेशों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नए सिरे से विधान परिषद के चुनाव लड़ती है, तो कमाची को उसकी सत्यनिष्ठा का इनाम सौंप तमिलनाडु के कांग्रेस प्रभारी राजा जी यानी सी राजगोपालाचारी ने कमाची को तमिलनाडु की विरुद्धनगर सीट से चुनाव लड़वाया। और महज चुनाव का टिकट ही नहीं दिया, टिकट के साथ साथ कमाची को दिया एक नाम। राजा जी ने एक शाम कमाची को यूं ही अपने पास बिठाया और कहा, राजनीति में आए हो, चुनाव लड़ रहे हो, तो कमाची के नाम से चुनाव लड़ोगे, नाम में गंभीरता लाओ।
कमाची ने हाथ जोड़कर राजा जी से कहा, तो आप ही कोई नाम सुझा दें। राजा जी ने तत्काल नाम सुझाया, कुमारस्वामी कामराज। 2 बरस के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध के चलते देश की तमाम प्रदेश सरकारों ने अपने अपने इस्तीफे दिए, तो कामराज ने भी इस्तीफा देकर वापस दिल्ली लौट महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के भीतर अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। मगर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की ही तरह कामराज को भी बहुत जल्द अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर जेल के भीतर डाल दिया और आने वाले 3 बरस तक लगातार कामराज को कारागार के भीतर ही रखा। इस दौरान कामराज ने कारागार के कष्ट ही नहीं भोगे, गोरों की वो यातनाएं सही जिन यातनाओं को याद कर भी रूह कांप जाती हैं। मगर ये कामराज की जिंदगी का आखिरी कारावास था, क्योंकि इसके बाद तो भारत माँ ही गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो गई। तमिलनाडु की बनी पहली सरकार राजा जी यानी सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में बनी थी। सी राजगोपालाचारी ने अपने विश्वस्त साथियों की कतार में के कामराज को शामिल जरूर किया था, मगर इस सरकार में कामराज का हस्तक्षेप सीमित था और कामराज महज सीमित शक्तियों के सहारे थोड़े मोड़े बदलाव के पक्ष में नहीं थे। वो शक्तियों का केंद्र बन परिस्थितियों का चित्र बदल देने में विश्वास रखते थे और यह अवसर भी बहुत जल्द कामराज की मुट्ठी में कैद हुआ, जब बरस 1954 में राजा जी की सरकार के पश्चात कुमारस्वामी कामराज के हाथों में तमिलनाडु की कमान सौंपी गई। बरस 1955 में तमिलनाडु के भीतर कामराज ने शैक्षणिक क्रांति की वो ज्वाला धड़काई जिसने देखते ही देखते तमिलनाडु को शिक्षा का कुंदन बना के रख दिया। शैक्षणिक क्रांति की शुरुआत हुई तमिलनाडु के भीतर 16,000 नए स्कूलों के खुलने से। कामराज ने अपने कार्यकाल के दौरान तमिलनाडु के भीतर 16,000 से ज्यादा नए स्कूल खोले। कक्षा 12 तक की शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त की निशुल्क। बरस 1955 में तमिलनाडु के हर बच्चे को कम से कम एक टाइम का खाना सरकार मुहैया कराएगी। ऐसे अभूतपूर्व कदमों के जरिए महज 3 से 4 बरस के भीतर भीतर तमिलनाडु भारत का शैक्षणिक पावर हाउस बन गया और इस अभूतपूर्व सफलता का सेहरा कामराज के सरमाथे बंधा। महज शिक्षा के भीतर ही नहीं, कामराज ने किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के भीतर जलाशयों और नहरों के जरिए सिंचाई का ऐसा जाल बुना कि देखते ही देखते तमिलनाडु कृषि के क्षेत्र में भी सरपट दौड़ते हुए तमाम राज्यों की विकास दरों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। कामराज के ऐसे ही अभूतपूर्व आधुनिकता की ओर बढ़ते कदमों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही पंडित जवाहरलाल नेहरू कामराज को देश के सबसे प्रतिभाशाली नेताओं में से एक मानने लगे। नेहरू कामराज के साथ अपनी वार्तालाप बढ़ाने लगे। जल्द ही कामराज का दिल्ली दरबार में आना जाना बढ़ने लगा और दिल्ली दरबार के भीतर आना जाना जल्द ही अनौपचारिकता की श्रेणी में पहुंच पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके आवास पर घंटों लंबी बातचीतों में बदल गया। घर पर आते जाते आहिस्ता आहिस्ता इंदिरा के साथ भी कामराज का रागात्मक संबंध बनने लगा था। पुत्रीवत स्नेह करने लगे थे कामराज इंदिरा को। एक ऐसी ही शाम थी, नेहरू कामराज को अपने आवास पर बुलाते हैं और कामराज से बेहद गंभीर होकर इंदिरा के उत्तराधिकार संबंधी मामले पर चर्चा करते हैं और उत्तर भारत के इन तमाम कांग्रेसी नेताओं के नाम गिनवाते हैं कि आखिर कैसे इन नामों को किनारे हटा इंदिरा को उत्तराधिकार सौंपा जा सकता है। कामराज नेहरू से कुछ वक्त मांगते हैं, नेहरू कुछ वक्त देते हैं और इसके बाद चंद हफ्तों बाद हैदराबाद के भीतर आयोजित होने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आयोजन स्थल पर कामराज व्यक्तिगत रूप से नेहरू से मुलाकात कर अपनी नई योजना का खुलासा करते हैं। यह कामराज का वो मास्टर प्लान था जिस मास्टर प्लान के सहारे एक झटके में उत्तर भारत के कांग्रेस के तमाम घाघ नेताओं को हलाल कर दिया जाएगा। ये योजना थी कामराज प्लान। कहने को बाहर बाहर से तो कामराज प्लान संगठन की चूलें कसने का साधन भर था, जिस योजना के तहत कांग्रेस के पुराने नेताओं को अब सरकारी कुर्सियों को छोड़ संगठन की कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए। कांग्रेस को एक नए सांगठनिक बूस्टअप की जरूरत है, जो बूस्टअप उसे उसके सबसे अनुभवी नेता दिला सकते हैं। इसीलिए इन अनुभवी नेताओं को सत्ता की कुर्सी छोड़ कांग्रेस के संगठन की कमान संभाल लेनी चाहिए और अपनी इस योजना का शिलान्यास कामराज
खुद करते हैं जब वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर दिल्ली वापस लौट आते हैं संगठन के भीतर नई जिम्मेदारी निभाने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता नैतिकता के दबाव के चलते, नेहरू की आभा के चलते, कामराज के सांगठनिक कौशल के चलते आधे दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री और आधे दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा सौंप वापस संगठन की राह पकड़ ली। इन नामों में कांग्रेस के बड़े बड़े धूमकेतु थे, लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, एस.के. पाटिल जैसे घाघ नेता जिनके रहते इंदिरा की ताजपोशी कभी संभव हो ही नहीं सकती थी। मगर कामराज प्लान के तहत एक ही झटके में इन तमाम नेताओं की गर्दन उतार ली गई और अब अलग अलग सूबों में सत्ता के सिंहासन पर विराजते ये चेहरे दिल्ली दरबार में नए सिरे से संगठन की चूलें कसने में व्यस्त नजर आ रहे थे। दिल्ली दरबार में नए सिरे से गहमा गहमी का माहौल था, जिस गहमा गहमी के बीच एक आहट को किसी ने सुना ही नहीं। पंडित नेहरू रोज की तरह सुबह सुबह स्नान कर रहे थे और नहाते नहाते ही वो आहट नेहरू के शरीर के भीतर प्रवेश करती है और फिर अचानक नहाते नहाते ही नेहरू का दिल धड़कना बंद कर देता है। तो शांति का सबसे बड़ा पुजारी शांति के अनंत संसार में लीन हो चुका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस आकस्मिक मृत्यु ने देश को सन्नाटे में ला दिया था, मगर दिल्ली दरबार में सन्नाटा नहीं था। दिल्ली दरबार में तो हलचलें और तेज हो चली थी, क्योंकि अब सवाल नेहरू के उत्तराधिकार का था। सामने तीन सबसे बड़े चेहरे खड़े हुए थे। नंबर 1 मोरारजी देसाई, जिनसे खुद नेहरू खौफ खाया करते थे। नंबर 2 लाल बहादुर शास्त्री, जो शुचिता की प्रतिमूर्ति थे। और नंबर 3 इंदिरा गांधी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री थी। कामराज को इल्हाम था, अगर वर्तमान परिस्थितियों में सीधे सीधे इंदिरा का नाम आगे कर दिया तो कांग्रेस के तमाम बड़े वरिष्ठ नेता इंदिरा के नाम पर अपने अपने कदम पीछे खींच लेंगे और इंदिरा का नाम औंधे मुंह गिर जाएगा। ऐसे में कामराज चाहते थे कि किसी भी कीमत पर कुर्सी मोरारजी के हाथ में ना जाने पाए, फिर चाहे इसके लिए कुर्सी किसी और को ही क्यों ना सौंपनी पड़े, और वो किसी और कामराज की निगाह में शास्त्री से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता था। क्योंकि कामराज जानते थे शास्त्री हर कीमत पर नेहरू के वफादार रहेंगे और अवसर आने पर शास्त्री को आसानी से सत्ता से हटाया जा सकता है इंदिरा को सत्ता पर बिठाने के लिए। मगर अगर कहीं मोरारजी सत्ता पर बैठ गए तो मोरारजी को हटाना असंभव हो जाएगा। इसी के चलते कामराज ने कांग्रेस संगठन के भीतर शास्त्री के पक्ष में माहौल बनाना शुरू किया। शास्त्री शुचिता की प्रतिमूर्ति थे, सीधे साधे राजनेता की छवि रखते थे, नेहरू के करीबी नेताओं में आते थे। ऐसे में देश की जनता हो या कांग्रेस के संगठन के नेता, दोनों को शास्त्री का चेहरा स्वीकार हो गया और जल्द ही कामराज के प्रयासों के चलते ही शास्त्री को प्रधानमंत्री के पद की जिम्मेदारी मिली। शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लोगों को लगा ये शास्त्री के प्रधानमंत्री पद की शपथ थी, मगर कामराज भली भांति जानते थे शपथ शास्त्री जरूर ले रहे हैं, मगर ये शपथ आहिस्ता आहिस्ता इंदिरा के लिए सत्ता का द्वार प्रशस्त करेगी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त फिर गुजरने लगा। 1965 की भारत पाकिस्तान जंग हुई, जिस जंग में शास्त्री ने अभूतपूर्व नेतृत्व का कौशल दिखाते हुए पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। मगर जब ताशकंद के भीतर पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ वार्तालाप के दौरान शास्त्री को हृदयाघात हुआ और संदेहास्पद परिस्थितियों में शास्त्री की असामयिक मृत्यु की खबर हिंदुस्तान तक पहुंची, तो हलचलें दिल्ली दरबार के भीतर दोबारा उसी तरह से शुरू हो गई जैसी नेहरू की मौत के बाद शुरू हुई थी। बस अंतर इतना था, तब सवाल था नेहरू के बाद कौन, और अब सवाल था शास्त्री के बाद कौन। और सामने केवल और केवल दो चेहरे थे, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। ऐसे में संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करने के लिए आयोजित हुई बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के कद्दावर राजनेता अतुल्य घोष ने कामराज से भरी बैठक के दौरान कहा, कामराज जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतने वरिष्ठ हैं, कामकाज का इतना बेहतरीन अनुभव रखते हैं, ऐसे में हम तमाम कांग्रेस के सांगठनिक नेताओं की ये इच्छा है कि क्यों ना प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप ही विराजें। ये थाल में सजा कर लाया हुआ प्रधानमंत्री का पद था। बैठक में मौजूद कांग्रेस का हर नेता कामराज के नाम पर राजी था, मगर कामराज खुद कुर्सी से खड़े होते हैं और कहते हैं, नहीं,
मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता हूँ। नेताओं ने पूछा क्यों, तो कामराज ने वो विख्यात वाक्य बोला, व्हेन नो हिंदी नो इंग्लिश देन हाउ। यानी अगर आपको हिंदी भी नहीं आती है, अंग्रेजी भी नहीं आती है, तो आप हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, यहाँ के प्रशासनिक ढांचे को सही तरह से नहीं संभाल सकते हैं। कामराज खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, मगर इंदिरा की राह में आने वाली हर अड़चन, हर बाधा को खुद अपने पौरुष, अपने पुरुषार्थ से दूर करते हैं। इंदिरा ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो लोगों ने कहा यह कामराज के दिल में बसी हुई इंदिरा की वो मोहब्बत थी जिसने इंदिरा को प्रधानमंत्री का ताज दिला दिया, वरना कामराज की जगह कोई और होता तो थाल में सजाए गए प्रधानमंत्री के पद को यूं ठुकरा ही नहीं सकता था। ये सिर्फ और सिर्फ इंदिरा के लिए कामराज का लगाव था जिसने कामराज को मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री के पद का त्याग करने के लिए। मगर कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो ये भी कहते हैं कि सियासत में त्याग जैसा कोई शब्द शायद वजूद में होता ही नहीं है। और वैसे भी सियासत का सत्य है, किंग से ज़्यादा ताकतवर होता है किंग मेकर, और कामराज वही किंग मेकर बनना चाहते थे। और कामराज के भीतर दिल में छुपी हुई इस अनकही महत्वाकांक्षा को इंदिरा भाप जाती हैं। इंदिरा समझ चुकी थी अगर उन्हें सार्वभौमिक सत्ताधीश बनना है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है इन बुजुर्गों की छांव से बाहर निकलना, यानी कामराज, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, एस.के. पाटिल, यानी कांग्रेस संगठन के वो बड़े घाघ नेता जो खुद प्रधानमंत्री पद की दावेदारी रखते हैं और इंदिरा के नाम पर बस इसलिए सहमत हुए हैं ताकि इंदिरा को अपने इशारों पर नचा सकें। ऐसे में इंदिरा ने तय किया कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम बड़े नेताओं के पर कतरेंगी। मगर आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग पर कतरने की जहमत इंदिरा को उठानी नहीं पड़ी, क्योंकि जल्द ही हुआ कुछ ऐसा कि इंदिरा को लगे हाथ इन तमाम नेताओं की गर्दन उतार लेने का मौका मिल गया। बरस आया 1967, कांग्रेस के लिए सबसे बुरा बरस, क्योंकि इस बरस होने वाले लोकसभा चुनावों के भीतर पार्टी को ऐतिहासिक शिकस्त का सामना करना पड़ता है। 11 से ज्यादा सूबों में पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाता है। पार्टी के अधिकांश बड़े नेता अपना खुद का चुनाव हार जाते हैं। राहत की बात बस इतनी भर थी कि बहुमत का आंकड़ा जैसे तैसे पार्टी ने पार कर लिया था और सत्ता अभी भी पार्टी के पास बरकरार थी। मगर इतने बड़े झटके के बाद पार्टी के भीतर कुछ बड़ा होना था तो वो बड़ा इंदिरा खुद करने वाली थी। इंदिरा ने एक फॉर्मूला तय किया जिसके अनुसार जिन 11 सूबों में पार्टी की करारी शिकस्त हुई है उन 11 सूबों के सबसे बड़े नेता दिल्ली दरबार में अपनी कुर्सी छोड़ वापस अपने अपने सूबे के भीतर जा पार्टी के संगठन में सुधार करेंगे। और इन 11 सूबों की सूची में सबसे अव्वल नंबर पर जो नाम लिखा था वो था तमिलनाडु, जिसके सबसे बड़े नेता थे कामराज, जो अपना खुद का लोकसभा चुनाव भी नहीं बचा पाए थे। इंदिरा को अवसर मिल चुका था और लगे अवसर को लपक कर इंदिरा ने कुमारस्वामी कामराज की दिल्ली से छुट्टी कर दी। जिंदगी भर अपने शातिर सियासी दांवपेचों से अपने सियासी दुश्मनों को लोहे के चने चबवा देने वाला शख्स अपने ही एक सियासी दांव का कुछ इस कदर शिकार हुआ कि मानो समूची सियासत ही गर्त में समा गई। अपनी ही आंखों के सामने अपने सियासी साम्राज्य के परखच्चे उड़ते देख कामराज का दिल आहिस्ता 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 कमजोर पड़ने लगा। और फिर एक ऐसा ही रोज आया जब कामराज के दिल ने धड़कने से इनकार कर दिया और कुमारस्वामी कामराज हम सबको छोड़कर अकस्मात यूं ही इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। कहने वालों ने तो यहाँ तक कहा कि बिस्तर पर लेटे लेटे कामराज अक्सर इंदिरा की मुस्कान को याद कर एक सुकून भर सांस ले लिया करते थे। चाहते थे कि अंतिम वक्त में इंदिरा उनके आसपास रहें, क्योंकि सियासी महत्वाकांक्षा तो अलहदा थी, मगर इंदिरा को उन्होंने अपनी पुत्री पहले माना था। और शायद बेटी की कमी कामराज को अंतिम सांस तक खलती रही। लोगों ने कहा बिटिया के गम ने कामराज की सांसें और कम कर दी। ये देश के सबसे बड़े किंग मेकर कुमारस्वामी कामराज की दास्तान थी।